हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे ही सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड क्वालिटी कंटेंट के साथ में। वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ में मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को प्रोवाइड करता है नोट्स जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट से एनरिच्ड होते हैं। ये जो मैग्नेट ब्रेन्स के नोट्स हैं ये आपको वेरियस क्लासेस एंड वेरियस सब्जेक्ट्स में मिल जाएंगे। इफ़ यू वांट टू एक्सेस दिस नोट्स, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चले जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को जो है एक लिंक मिलेगी, उस पर आपको क्लिक करना है एंड आगे की प्रोसेस आप लोगों को वहीं पर ही समझ में आ जाएगी। इसी अच्छी बात के साथ में स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को, जिसमें हम लोग देखेंगे अपनी जो क्लास 12th इकोनॉमिक्स है, इसमें हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं फॉर द ईयर 2019 उसे हम लोग करने वाले हैं सॉल्व। एज वी नो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत ही हेल्पफुल होते हैं ये चीज़ को एनालाइज करने में कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे आपको उसे आंसर करना पड़ता है, राइट। ऑल्सो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उन्हें सॉल्व करने के पीछे का एक और रीज़न होता है, दैट इज़ अगर आप लोग सॉल्व करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि रिपीटेशन होता है क्वेश्चंस का, ठीक है। रिपीटेशन इन द सेंस ऐसे कि ज़रूरी नहीं है कि एज इट इज सेम टू सेम उठा के जो है आपको वापस क्वेश्चन दे दिया, लेकिन क्वेश्चन इस वे से पूछे जा सकते हैं, मतलब कि उसे उस पर्टिकुलर टॉपिक से कुछ डिफरेंट वे में फ्रेम कर कर जो है आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो वो चीज़ जो है वो भी आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करते हैं। तो ऑलरेडी हम कुछ ईयर्स के जो है क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, चैनल पर जो है अपलोड हो चुके हैं और ये चीज़ बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करनी है, ठीक है। तो अब जो है बात करते हैं 2019 के क्वेश्चन पेपर की। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम 2019 के क्वेश्चन पेपर की बात करें ना तो यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, दैट इज़ ये जो हमारा इकोनॉमिक्स 12th क्लास का इकोनॉमिक्स 2019 में हुआ करता था अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, उसमें जो दो बुक्स चलती थी दैट वाज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन वो चीज़ चेंज हो गई फ्रॉम 2020, ठीक है। 2020 से क्या हो गया, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो स्टार्ट हो गया है आपके 12th क्लास में अकॉर्डिंग टू सीबीएसई। तो अब जो है हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में जो माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है उसे सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर आप लोगों को ये जो है कन्फ्यूजन्स या ये डाउट्स या ये पर्टिकुलर जो है क्वेश्चंस आ सकते हैं कि मैडम मैक्रो इकोनॉमिक्स तो चलो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके प्रिपेयर कर लेंगे, लेकिन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, मैंने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सैम्पल पेपर्स बनाए हैं, ठीक है। आप लोग सैम्पल पेपर्स देख सकते हो, वेरियस सैम्पल पेपर्स मैंने जो है बनाए हैं जिसमें कि आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप लोग वहाँ से जो है ये आईईडी के जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अपार्ट हम लोग जो है हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर देख रहे हैं, तो वहाँ से भी जो है आप लोग चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में या इस पर्टिकुलर जो हमारा क्वेश्चन पेपर है इसमें हम लोग सेक्शन ए जो रहेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का उसे सॉल्व नहीं करेंगे, उसे हम लोग स्किप करेंगे एंड जो हमारा सेक्शन बी है मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिर्फ और सिर्फ हम लोग उसे देखने वाले हैं, ठीक है। सो जनरल इंस्ट्रक्शंस अगर देखें तो 3 आवर्स का जो टाइम अलाउड है, मैक्सिमम मार्क्स इज 80 मार्क्स, ठीक है। 80 मार्क्स का आपका थ्योरी पेपर एंड 20 मार्क्स का आपके पास में क्या आता है, जो आपका प्रैक्टिकल है वो, ठीक है। उसके बाद में ये जो सारे इंस्ट्रक्शंस हैं ये उस टाइम पर जो पेपर आया था उसके हिसाब से लिखे गए हैं। आपका पेपर किस हिसाब से आएगा तो उसका सैम्पल पेपर हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर है वो भी सॉल्व कर चुके हैं। तो अकॉर्डिंगली आप लोगों को पता है कि आपका जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, ठीक है। तो आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन तो आपके उस हिसाब से ही देखना है, बाकी हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब सेक्शन है माइक्रो इकोनॉमिक्स जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, दिस इज नॉट एन आवर सिलेबस सो वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व इट। मैक्रो पर आ जाते हैं डायरेक्टली। ऑल्सो स्टूडेंट्स, एक और चीज़ कि मैं यहाँ पर जो हूँ आप लोगों को चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ब्रीफली हम लोग चलेंगे ताकि जो वीडियो की लेंथ है, जो वीडियो की जो ड्यूरेशन है, ठीक है, वो भी क्या रहे, वो भी काफ़ी आप लोगों के हिसाब से सही रहे, ठीक है। बिकॉज ये चीज़ आप लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम होती है कि मैम वीडियोस बहुत बड़े होते हैं तो इन्हें जो है देखने में हमें बहुत टाइम लग जाता है, तो छोटे वीडियोस बनाइए। तो बस ये छोटे वीडियोस आ गए आप लोगों के पास में। अगर आप लोगों को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है तो चैनल पर ऑलरेडी सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको यूट्यूब पर फाइंड आउट करने में दिक्कत हो रही है तो मैग्नेट ब्रेन्स की जो
वेबसाइट है वहाँ से या फिर जो मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप है वहाँ से आप लोग चीज़ों को, आपके टॉपिक्स को, आपके जो वीडियोज़ हैं उन्हें फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है www.magnetbrains.com, तो आप वहाँ से भी जाकर आपकी सारी चीज़ें देख सकते हो। बहुत ही सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है, क्लास वाइज, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, सब कुछ बहुत अच्छे से अरेंज्ड है, तो आपको कुछ भी फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। हर एक चीज़ जो वो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज अरेंज्ड है, तो अकॉर्डिंगली आपको जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत है वो पर्टिकुलर टॉपिक आपको बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। उसका वीडियो देखो, कंसेप्ट समझो और आपका काम हो गया, ठीक है। अब इस पूरे पेपर में आपको जहां पर भी लगे ना कि ये चीज़ हमें नहीं समझ में आ रही है, राइट, कि यहाँ पर जो है ये पर्टिकुलर टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, उसी टाइम इस वीडियो को पॉज करना और उस टॉपिक को समझ लेना। ये मत करना है कि ठीक है बाद में हम जो है इसे देख लेंगे। ये जो बाद में हम चीज़ों को टालते हैं ना, वो टल ही जाती है और एग्जाम आ जाते हैं और हम वो समझ नहीं पाते। इसलिए जो है जैसे जैसे आप लोगों को समझ में आता जा रहा है कि अच्छा आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत है, उसका जाके वीडियो देखो और उसका जो भी आपका अंडरस्टैंडिंग है वो कंप्लीट करो, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग बेसिकली अपने क्वेश्चंस पर। अब इसमें सबसे पहले यू विल हैव दी एमसीक्यूज, देन वी विल हैव दी आर क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 है आप लोगों का, प्राइमरी डेफिसिट इन अ गवर्नमेंट बजट विल बी जीरो व्हेन। जो प्राइमरी डेफिसिट है गवर्नमेंट बजट का वो जीरो कब होगा। ऑप्शंस यू हैव, रेवेन्यू डेफिसिट इज जीरो, बी है आपके पास में नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स आर जीरो, सी है फिस्कल डेफिसिट इज जीरो एंड डी इज फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट। हमें क्या बताना है, प्राइमरी डेफिसिट जीरो कब होगा। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, राइट। तो अगर मैं बोल रही हूँ मेरा फिस्कल डेफिसिट 200 है और वहीं सेम अगर मैं बोल दूं कि इंटरेस्ट पेमेंट भी मेरा 200 है, तो आपका प्राइमरी डेफिसिट कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। दैट मीन्स अगर फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट दोनों एक दूसरे के इक्वल बन जाए तो आपका जो प्राइमरी डेफिसिट है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो प्राइमरी डेफिसिट जो है गवर्नमेंट बजट में वो जीरो कब होगा, व्हेन फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी योर ऑप्शन डी। ऑल राइट, फिर चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। इन ऑर्डर टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी द सेंट्रल बैंक में, अगर जो है सेंट्रल बैंक चाह रही है कि इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़े, एनकरेज करना है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, तो फिर सेंट्रल बैंक क्या करेगी, इनमें से रिड्यूस कैश रिजर्व रेशियो, इनकी इंक्रीज कैश रिजर्व रेशियो, सी है आपका सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट एंड डी इज इंक्रीज मार्केट रेट। तो बेसिकली सेंट्रल बैंक इस पर्टिकुलर मैनर में या इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसा पर्टिकुलर स्टेप लेगी जिसकी वजह से मनी सप्लाई इंक्रीज हो सके। मनी सप्लाई इंक्रीज होगा मतलब कि लोगों के पास में पैसा आएगा, तभी जो है वो इन्वेस्टमेंट वगैरह कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर कैश रिजर्व रेशियो को रिड्यूस किया जाता है तो क्या इससे मनी सप्लाई इंक्रीज होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर कैश रिजर्व रेशियो कम होगा तो अल्टीमेटली उसकी वजह से जो क्रेडिट क्रिएशन पावर है कमर्शियल बैंक के पास में वो इंक्रीज होगी, वो ज़्यादा क्रेडिट जो है वो देंगी या वो ज़्यादा क्रेडिट प्रोवाइड करेंगी। अल्टीमेटली ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं, उसे लोन वगैरह ले रहे हैं या उस क्रेडिट को जो है ले रहे हैं, तो फिर उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट वगैरह बढ़ेगा, ठीक है। तो रिड्यूस कैश रिजर्व रेशियो बिल्कुल सही है। अब इसी का अगर अपोजिट देखोगे तो यहीं के हाँ यहीं हम जो है इसे कैंसिल कर सकते हैं कि इंक्रीज कैश रिजर्व रेशियो जो है उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट एनकरेज नहीं हो पाएगा। फिर आती है सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हम लोग सेल करेंगे ओपन मार्केट में तो इसकी वजह से क्या होगा, या जो सेंट्रल बैंक है अगर वो सेल करेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, सेंट्रल बैंक ने सेल की तो अल्टीमेटली उसके बदले में जो मनी है वो कहाँ पर चला गया, सेंट्रल बैंक के पास में चला गया। अब जो मनी था वो सेंट्रल बैंक के पास में चला गया, मतलब कि मनी सप्लाई कंट्रोल हो रही है और हमें इस पर्टिकुलर कंडीशन में मनी सप्लाई को एक्सपांड करना है, इंक्रीज करना है, तो इसलिए आपका ये भी क्या है, ये भी गलत है। डी अगर हम लोग देखें इंक्रीज बैंक रेट से बढ़ने से कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ेगा, अल्टीमेटली जो इंटरेस्ट रेट है जो कि जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल होगा वो इंक्रीज होगा, उसकी वजह से जो है कम लोग लोन वगैरह लेंगे, तो इंक्रीज बैंक रेट जो है वो आपका गलत ऑप्शन बनेगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी और ऑप्शन ए, दैट इज रिड्यूस कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। फिर नेक्स्ट पर आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट टैक्स। 1 मार्क का क्वेश्चन है तो बिल्कुल स्पेसिफिकली जो है हमें टू द पॉइंट आंसर करना है, बिल्कुल भी जो है इधर उधर की बातें करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है वो हम लोग इसकी जो सिंपल डेफिनेशन है वो 1 या 2 लाइन में, मैक्स टू मैक्स 2 लाइन में बता देंगे।
So direct tax refers to a compulsory payment of the government whose impact and incidence falls on the same person. It is progressive in nature. ठीक है, डायरेक्ट टैक्स इंडिया में बात करें तो प्रोग्रेसिव होता है नेचर में, कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका टैक्स रेट भी बढ़ेगा। और डायरेक्ट टैक्स बेसिकली वो टैक्स है या वो कंपलसरी पेमेंट है जो कि गवर्नमेंट को हमें प्रोवाइड करना पड़ता है, जिसका इम्पैक्ट और इंसिडेंस एक ही सेम पर्सन पर होता है। दैट मीन्स जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। ऑप्शंस आर इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी का और वाला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एन इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है? डायरेक्ट का उल्टा इनडायरेक्ट। दैट मीन्स जिसका इम्पैक्ट और इंसिडेंस डिफरेंट पर्सन पर होता है उसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ठीक है, सो इनडायरेक्ट टैक्स रिफर्स टू अ कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट हुज इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस फॉल्स ऑन डिफरेंट पर्सन्स। इट इज रिग्रेसिव इन नेचर। एग्जाम्पल वैट, कस्टम ड्यूटी, और आज की डेट में अगर हम लोग बोलें तो जीएसटी। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो क्या है? वो ऐसा टैक्स है जिसका इम्पैक्ट और इंसिडेंस डिफरेंट लोगों पर होता है। जैसे कि टैक्स लगाया गया एक प्रोडक्शन यूनिट पर, लेकिन अल्टीमेटली वो पे कौन कर रहा है? जो कंज्यूमर है वो। ठीक है, हम लोग जो भी चीज़ें खरीदते हैं उन सब पर जो है टैक्स अपने आप से ही, उसकी एमआरपी में वो जो टैक्स वगैरह है वो उसमें इंक्लूडेड ही होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट टैक्स। देन नेक्स्ट है डिफाइन मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है हमें इसे एक्सप्लेन करना है, कर देते हैं। मनी मल्टीप्लायर इज बेसिकली व्हाट, कि एक जो बैंक है वो अपना जो भी पर्टिकुलर डिपॉजिट है उसका कितना टाइम्स जो है मल्टीप्लाई कर पा रही है, उसका कितना टाइम्स जो है क्रेडिट क्रिएट कर पा रही है। दैट इज बेसिकली मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, so when the primary cash deposit in the banking system leads to multiple expansion in the total deposit, it is called money multiplier. It is inversely related to legal reserve ratio. ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, इतना लिखोगे तो भी सफिशिएंट है, ये भी अगर एड ऑन कर दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन प्रॉपरली आपको देखना है टाइम मैनेजमेंट, की टाइम के हिसाब से हमें चीजें लेकर चलनी है। ठीक है, सो मनी मल्टीप्लायर वुड बी टोटल डिपॉजिट्स डिवाइडेड बाय प्राइमरी कैश डिपॉजिट्स, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं? 1 डिवाइडेड बाय लीगल रिजर्व रेशियो। ठीक है, तो ये आपका मनी मल्टीप्लायर हो जाएगा कि एक जो बैंक है वो अपना जो भी इनिशियल डिपॉजिट है उसका कितना टाइम्स मल्टीप्लाई कर पाती है, या उसका कितना टाइम्स जो वो क्रेडिट क्रिएशन कर पाती है, ये आपको मनी मल्टीप्लायर बताता है। ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कैलकुलेट चेंज इन फाइनल इनकम इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.8 एंड द चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 1000 करोड़। ठीक है, अब ये 3 मार्क्स से क्वेश्चन आ गया है। क्या बोला गया आपको कि आपको फाइंड आउट करना है फाइनल इनकम अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.8 है और जो चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो कितना है? वो है आपका 1000 करोड़ का। तो आप मनी जो फाइनल इनकम है उसे आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? आपके पास में चेंज इन इन्वेस्टमेंट और एमपीसी गिवन है, इन दोनों के बीच की एक लिंकिंग जो है हमें क्या मिल सकती है? इन दोनों के बीच का जो लिंक है आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट और एमपीसी के बीच का, वो क्या है? मल्टीप्लायर। राइट, मल्टीप्लायर दैट इज जो हम लोग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की बात करते हैं। ठीक है, के ऑलराइट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका एक फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी, और एक इसका क्या फॉर्मूला होता है? चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन i। ठीक है, तो इस वे से जो चेंज इन फाइनल इनकम है वो हम लोग निकाल लेंगे। आप जो हो सबसे पहले k की वैल्यू निकाल लोगे। k की वैल्यू को निकालने के बाद में उसे जब हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, इसकी वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास में, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको जो है चेंज इन y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम एमपीसी की हेल्प से जो k की वैल्यू है उसे फाइंड आउट करेंगे, देन हम लोग जो चेंज इन इनकम है उसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है कैलकुलेट चेंज इन फाइनल इनकम, तो बस वही हमें फाइंड आउट करना है। सो एमपीसी इज 0.8 एंड चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 1000 करोड़। ठीक है, तो मल्टीप्लायर विल बी 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.8। 1 माइनस 0.8 विल गिव यू 0.2। 1 डिवाइडेड बाय 0.2 कर दो, कितना आ जाएगा आंसर? 5 आ जाएगा। यहाँ से डेसिमल हटा दो, ये 2 कर दो, ये 0 इधर कर दो, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव यू 5। ठीक है, सो k इज इक्वल्स टू चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट, दैट इज 5 इज इक्वल्स टू चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय 1000। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल गिव यू 5000 करोड़। तो चेंज इन इनकम जो है वो आपकी 5000 करोड़ हो जाएगी।
ऑल राइट, आई गेस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, बहुत ही हम बोल सकते हैं बच्चों वाला क्वेश्चन था, एंड आई होप सो कि वो आप लोगों को क्लियर भी हो गया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है हम लोगों के पास में, स्टेट द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड अंडर द कीनेसियन थ्योरी ऑन एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी। ठीक है, एक्सेस डिमांड क्या होता है? जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है सप्लाई से तो उसे हम एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन कहते हैं। और एक्सेस डिमांड अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है? तो ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट गुड। ठीक है, वो गुड क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम कीनेसियंस थ्योरी ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट में बात करें तो उसमें वो गुड नहीं होती है। ठीक है, ऐसे अगर देखा जाए नॉर्मली कि हाँ अगर हमारी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पर वर्क नहीं कर रही है तो वील कैन से कि येस एक्सेस डिमांड इज अ गुड थिंग, बिकॉज अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो अल्टीमेटली सप्लाई भी ज़्यादा होगी, तो उसकी वजह से आपका जीडीपी वगैरह बूस्ट होगा। ठीक है, बट व्हेन इकोनॉमी इज वर्किंग ऑन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तो उस टाइम पर एक्सेस डिमांड जो वो डिजायर्ड सिचुएशन नहीं होती है। ठीक है, अब उसका क्या इफेक्ट होता है एम्प्लॉयमेंट पर, आउटपुट पर, प्राइस पर, वो चीज़ को देख लेते हैं। सो एक्सेस डिमांड इज नॉट अ डिजायर्ड सिचुएशन बिकॉज इट डज not lead to any increase in level of aggregate supply as the economy is already working at full employment level. Excess demand has the following effect on output, employment and general price level. ठीक है, क्या है आउटपुट पर उसका इफेक्ट? एक्सेस डिमांड डज नॉट अफेक्ट द लेवल ऑफ आउटपुट बिकॉज इकोनॉमी इज ऑलरेडी वर्किंग एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड देयर इज नो आइडियल कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट पर सॉरी आउटपुट पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा बिकॉज आउटपुट ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पर वर्क कर रही है। सो दैट मीन्स कि जब इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पर वर्क कर रही है तो अब जो है और ज़्यादा जो भी आउटपुट वगैरह है वो नहीं बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए आउटपुट पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, सो देयर विल बी नो चेंज इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज द इकोनॉमी इज ऑलरेडी ऑपरेटिंग एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड देयर इज नो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट पर है दैट मीन सारे रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड है तो एम्प्लॉयमेंट पर भी उसका कोई चेंज नहीं होगा, तो इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट भी कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, वो उसमें कोई चेंज नहीं है। जनरल प्राइस लेवल पर क्या चेंज है? जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो अल्टीमेटली जो प्राइस लेवल है वो इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, सो एक्सेस डिमांड लीड्स टू राइज इन जनरल प्राइस लेवल नोन एज इन्फ्लेशन एज एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। ऑल राइट, आ जाते हैं इसके जो और वाला क्वेश्चन है उस पर, स्टेट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, जो मीनिंग है वो हमें बताने हैं एक्स एंड सेविंग का, फुल एम्प्लॉयमेंट का एंड ऑटोनॉमस कंजम्पशन का। एक्स एंड सेविंग दैट मीन्स जो आपकी प्लान्ड सेविंग्स है दैट वुड बी एक्स एंड सेविंग। फुल एम्प्लॉयमेंट दैट मीन्स जब सारे रिसोर्सेज वो फुली एम्प्लॉयड है, कोई भी काइंड ऑफ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह नहीं है, कोई भी जो हमारा रिसोर्स है वो आइडियल नहीं रखा है, जो भी रिसोर्स का जितना भी यूटिलाइजेशन हो सकता है वो फुली हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, वो आपका फुल एम्प्लॉयमेंट। एंड ऑटोनॉमस कंजम्पशन हम किसे बोलते हैं? वो पर्टिकुलर कंजम्पशन जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी इनकर किया जाता है वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है। ठीक है, तो अब उसी चीज़ को जो है हम यहाँ पर एलैबोरेट करके लिख देते हैं जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। एक्स एंड सेविंग की बात करें तो सेविंग विच द फर्म्स और एंटरप्रेन्योर डिजायर टू मेक एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पीरियड इज कॉल्ड एक्स एंड सेविंग, दैट इज प्लान्ड सेविंग। ठीक है, एक ईयर में जो भी डिजायर कर रहे हैं जो सारे फर्म्स और एंटरप्रेन्योर्स हैं प्लस जो सारे कंज्यूमर्स हैं कि इतना हमें सेव करना है, दैट वुड बी एक्स एंड सेविंग। Full employment refers to the situation when all the workers who are willing and able to work at prevailing wage rate are actually employed and there is no involuntary unemployment। ठीक है, वो सारे लोग जिन्हें काम चाहिए उन्हें काम मिल रहा है और किसी भी काइंड की इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, उसे आप फुल एम्प्लॉयमेंट कहोगे। ऑटोनॉमस कंजम्पशन, सो व्हेन इनकम इज जीरो कंजम्पशन इज नॉट जीरो बिकॉज कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। देयर आर सम बेसिक नीड्स व्हिच नीड टू बी फुलफिल्ड even at zero level of income and to fulfill those basic needs we use past savings। ठीक है, this consumption at zero level of income is termed as autonomous consumption and it is denoted by C bar। ठीक है, ये हम कैसे डिनोट करते हैं? C bar से इसे हम लोग डिनोट करते हैं। ऑल राइट, आई गेस ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट, गिव वैलिड रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। चार आप लोगों के पास में स्टेटमेंट है, आपको रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है इस चीज को आपको बताना होगा। ठीक है, अगर कोई भी काइंड ऑफ असेट या लायबिलिटी में चेंज नहीं हो रहा है या उस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है तो वो रेवेन्यू रिसीट हो जाएगी। अगर असेट या लायबिलिटी पर इफेक्ट है तो वो आपके कैपिटल रिसीट का पार्ट हो जाएगी। ठीक है, देख लेते हैं क्या गिवन है। ए है आपका फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन फॉर विक्टिम्स इन फूड अफेक्टेड एरिया।
मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ने फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की, किस चीज़ के लिए? फूड अफेक्टेड एरिया के लिए, जो विक्टिम्स है वहाँ के उनके लिए। क्या इसकी वजह से असेट पर कोई इफेक्ट है? असेट कम हुआ क्या? नहीं। लाइबिलिटीज इंक्रीज हुई? ये भी नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली आपका ये जो है ये आपका रेवेन्यू रिसीट का पार्ट बनेगा, ठीक है। देन आते हैं बी वाले पर, सेल ऑफ शेयर्स ऑफ अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू टू अ प्राइवेट कंपनी। ये क्या कौन सा फिनोमिना आपको बता रहा है? दिस इज टेलिंग यू डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये आपको डिसइन्वेस्टमेंट शो कर रहा है। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब कि शेयर्स को सेल किया, शेयर्स वर असेट, असेट को सेल कर दिया, तो उसका मतलब कि असेट कम हो गया है, ठीक है। और अगर असेट कम हुआ है तो दैट मीन्स ये आपकी कैपिटल रिसीट्स हैं, ठीक है। उसके बाद में आ जाओ सी पर, डिविडेंड्स पेड टू द गवर्नमेंट बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। डिविडेंड पे किए गए, डिविडेंड क्या असेट या लाइबिलिटी पर इफेक्ट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, तो ये आपका रेवेन्यू रिसीट होगा। एंड बोरोइंग्स फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ से बोरो किया है तो इसकी वजह से लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है इसका मतलब कि ये आपका कैपिटल रिसीट है, ठीक है। ये जो है ये चारों का जो है हम लोगों ने देख लिया कि कौन सा रेवेन्यू रिसीट का पार्ट है, कौन सा कैपिटल रिसीट का पार्ट है। आई होप सो कि आप लोगों को जो है ये चीज क्लियर आउट भी हो गई होगी। अब इसे आपको लिखना कैसे है, तो कुछ इस वे में आप लोग इसे लिख दोगे। ए वाले को देख लो तो फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम अ मल्टीनेशनल कंपनी इज अ एड टू द गवर्नमेंट, so it is a revenue receipt as it does not create any liability and reduction in assets. सेकेंड वाले को देखा जाए तो ये कैपिटल रिसीट है। क्यों कैपिटल रिसीट है? एज सेल ऑफ शेयर्स विल रिड्यूस द असेट ऑफ द पीएसयू, ठीक है। डिविडेंड्स की बात की जाए तो ये एक रेवेन्यू रिसीट है, क्यों? एज इट नीदर क्रिएट्स एनी लाइबिलिटी नॉर रिड्यूसेस द असेट्स, ठीक है। और अगर हम डी की बात करें तो इट इज कैपिटल रिसीट बिकॉज इट इंक्रीजेस द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ऑल राइट, आई गेस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। Higher gross domestic product means greater per capita availability of goods in the economy. Do you agree with the given statement? Give valid reasons and support of your answer. Higher gross domestic product जो होता है उसका मतलब है कि ज़्यादा per capita availability of goods होगी इकोनॉमी में। क्या आप इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? अगर करते हैं तो उसे जस्टिफाई करो, अगर नहीं करते हो तो उसे भी जस्टिफाई करो, ठीक है। तो क्या हम इससे एग्री करेंगे? नहीं। हायर डोमेस्टिक इनकम हायर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो मतलब है दैट डज नॉट नेसेसरली मीन कि जो है ग्रेटर पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स हो। क्यों? बिकॉज ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, ठीक है। ये जो जीडीपी है इसका डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंटली हुआ है या अनइवनली हुआ है, तो अकॉर्डिंगली जीडीपी का जहां से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन मिला वहां के लोगों की इनकम वगैरह ज्यादा बढ़ गई, ठीक है। या वहां पर जो है गुड्स की अवेलेबिलिटी हम ज्यादा देख सकते हैं बिकॉज वी हैव सो मच डाइवर्स वी कैन से इनकम ग्रुप एंड डाइवर्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसी वजह से जो है हम ये बोलेंगे कि हायर जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है दैट डज नॉट नेसेसरली मीन्स ग्रेटर पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, ठीक है। तो बस उसी चीज को हमें लिखना है। So I do not agree with the statement that higher gross domestic product means greater per capita availability of goods in the economy, as higher GDP does not mean high per head availability of goods and services, ठीक है। अब उसके जो रीजंस है वो हम बता देते हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। इफ जीडीपी इज हाई बट पॉपुलेशन इज इक्वली हाई देन पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस विल बी लो, ठीक है। पॉपुलेशन पर भी डिपेंड करता है भाई, अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो पर हेड अवेलेबिलिटी जो है वो फिर उतनी हाई नहीं होगी, ठीक है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द फैक्ट दैट वेदर द इनकम इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड और अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। इफ इनकम इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड देन शेयर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर ईच individual will be equal, but if it is unequally distributed the rich will take the more share in comparison of the poor, ठीक है। तो ये जो है दोनों पॉइंट्स हमने बता दिए कि इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर जो है आपका जो पॉपुलेशन है वो भी इसका एक डिटर्मिनेंट बनता है, ठीक है। देन कम्स इसका एक और वाला क्वेश्चन, explain the meaning of real gross domestic product and nominal gross domestic product using a numerical example, ठीक है। जो रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है इसका मतलब हमें समझाना है एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है। व्हाट इज बेसिकली रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? जब हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं बेस ईयर के प्राइजेस पर तो वो रियल जीडीपी होता है, और जब हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं करेंट ईयर के प्राइजेस पर तो वो आपका नॉमिनल जीडीपी होता है, ठीक है।
तो अब इसका आंसर देख लेते हैं। रियल जीडीपी रिफर्स टू द मनी वैल्यू of all the final goods and services calculated at the base year price produced within the domestic territory in a given time period, ठीक है। और वहीं अगर हम नॉमिनल की बात करें तो नॉमिनल जीडीपी रिफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज calculated at the current year prices produced within the domestic territory in a given time period. ऑल राइट, ये इसका क्या दिया हमने, डेफिनेशंस बताई। अब इसको एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन करना है। तो एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ले लेते हैं। वी हैव टेकन कमोडिटीज ए बी सी डी, उसके बाद में हमने क्वांटिटी इन 2018 लिया, प्राइजेज इन 2011 लिया है, फिर प्राइजेज इन 2018 ली है, रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी निकाला है। तो ये करंट ईयर की क्वांटिटी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी बेस ईयर के प्राइस के साथ में तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा अपना रियल जीडीपी, ठीक है। और जब वही सेम करंट ईयर की क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई करोगे करंट ईयर के प्राइसेस से तो आपको मिलेगा नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आपने क्या कर दिया, इन्हें जो है मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, मल्टीप्लिकेशन वाली चीजें हमने लिख दी। इन सब का टोटल करके हमने बताया कि रियल जीडीपी आपका है 415 और नॉमिनल जीडीपी कितना है 725। ये जो नॉमिनल जीडीपी इतना हाई गया है उसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है, ये आप प्राइजेस में चेंजेस देख लो, ठीक है। ये प्राइजेस में चेंजेस देख लो, ये 5 था, ये 10 है, ये 7 10 10 15 12 15, दैट इज व्हाट, इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन की वजह से जो नॉमिनल जीडीपी है वो हाई है एंड रियल जीडीपी लो है। तो ज्यादा अच्छा इंडिकेटर हम किसे मानते हैं, रियल जीडीपी को, बिकॉज ये जो है ये प्राइस लेवल के चेंजेस से अफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। So in the above table, real GDP is 415 for the year 2018, while nominal GDP is 725 for the same year. Such a difference in GDP is due to increase in prices from base year to current year. Therefore, real GDP is always considered as true indicator of the economic growth. All right, I guess question is clear. Next पर आ जाते हैं, distinguish between qualitative and quantitative tools of credit control as may be used by the central bank, ठीक है। जो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टूल्स है उनके बीच में हमें क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। बता देते हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल एंड यू हैव दी क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है। दिस वुड बी क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। क्वांटिटेटिव की बात करें तो इट रेगुलेट्स द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट की बात होती है जब हम क्वांटिटी पर बात करते हैं, और अगर आप क्वालिटी पर बात करो तो वो फ्लो ऑफ क्रेडिट की बात कर रहा है कि किस डायरेक्शन में आप फ्लो करवाना चाहते हो क्रेडिट को, ठीक है। Then these are the general tools to control the credit, and वहीं अगर हम लोग qualitative की बात करें तो these are specific tools to control the credit, ठीक है। specifically बात कर रहे हैं हम कि अच्छा अगर हम लोग selective credit control कर रहे हैं तो specifically इस particular area में या इस particular section में credit को control करना है, यहाँ पर credit को flow करवाना है, तो उस वे से, ठीक है। examples हम लोग ले सकते हैं बैंक रेट, CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये सारी चीजें। वही जब हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल सुएजन, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ETC. All right, so these are some quantitative and qualitative tools of credit control, ठीक है। Then you have next question, define trade surplus and trade deficit, और इसका B वाला क्या है, discuss briefly the concept of managed floating system of foreign exchange rate determination, ठीक है। आपको सबसे पहले ट्रेड सरप्लस और ट्रेड डेफिसिट जो है वो डिफाइन करना है, डिफरेंस नहीं बताना है, बस इनकी डेफिनेशन देना है, इनको डिफाइन करना है, ठीक है। उसके बाद में यू हैव अ बी क्वेश्चन, दैट इज डिस्कस ब्रीफली जो कंसेप्ट है मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट का, ठीक है। दैट इज मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम जो है उसे हमें एक्सप्लेन करना रहेगा। तो सबसे पहले ए वाले को आंसर कर देते हैं, ट्रेड सरप्लस रिफर्स टू एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स ओवर द इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड या ट्रेड की अगर हम लोग बात करें तो हम गुड्स का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पर बात करते हैं। तो ट्रेड सरप्लस कब होगा, जब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ज्यादा हो, किससे, इंपोर्ट ऑफ गुड्स से। और ट्रेड डेफिसिट कब होगा, जब जब आपका एक्सपोर्ट ऑफ गुड कम हो इंपोर्ट से, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो है वो एक्सेस में है आपके एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के, ठीक है। तो ये आपका जो है ट्रेड सरप्लस एंड ट्रेड डेफिसिट हो गया। नाउ वी कम टू मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम। तो मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम ये क्या है, सो इट इज अ
system in which the foreign exchange rate is determined by the market forces and central bank influences the exchange rate through intervention in the foreign exchange market. Central bank interferes to restrict the fluctuations in the exchange rate within limits. For this, central bank maintains the reserve of foreign exchange to ensure that the exchange rate stays within the targeted value. It is also known as dirty floating. ठीक है, What is basically managed floating exchange rate system? यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई जो है उससे एक्सचेंज रेट डिटरमाइन किया जाता है, लेकिन सेंट्रल बैंक जो है टाइम टू टाइम इंटरवीन करती रहती है फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करने के लिए, और सेंट्रल बैंक इसलिए भी इंटरवीन करती है कि जो डिजायर्ड लेवल है या जो डिजायर्ड रेट है वो मेंटेन किया जा सके. ठीक है, तो दैट इज मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड इसे हम डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं. ऑल राइट, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. डिस्कस द एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इन द फॉलोइंग सिचुएशन. दो सिचुएशन है, एग्रीगेट डिमांड इज लेसर देन एग्रीगेट सप्लाई, और बी है आपका एक्स एंड इन्वेस्टमेंट्स आर ग्रेटर देन एक्स एंड सेविंग्स. ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको एडजस्टमेंट मैकेनिज्म बताना है इसमें. अगर एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई से तो वो वापस इक्वल में कैसे आएगा, और सेकेंड वाला है कि अगर जो एक्स एंड इन्वेस्टमेंट है वो ग्रेटर हो जाता है आपके एक्स एंड सेविंग से तो वापस जो है वो इक्वल कैसे बनेंगे. ठीक है, अब हमारे पास में कंडीशन क्या है कि एडी जो है वो लेस देन है एएस के, सप्लाई कम है डिमांड ज़्यादा है, तो ऐसे में क्या होगा, जो प्रोड्यूसर्स है वो प्रोडक्शन कम करेंगे क्योंकि उनके पास में ऑलरेडी स्टॉक हो चुका है, वो अपने पहले इस स्टॉक को क्या करेंगे, सेल आउट करेंगे, तो प्रोडक्शन कम होगा, अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट कम होगा, इनकम कम होगी. ये चीज़ चलती रहेगी जब तक एडी इज इक्वल्स टू एएस ना आ जाए. ठीक है, और जब एडी इज इक्वल्स टू एएस आ जाएगा तो वापस फिर जो है प्रोडक्शन वगैरह होने लगेगा. ऑल राइट, सो एट द इनकम लेवल अबव द इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम के अबव ही हमें देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर. ठीक है, इक्विलिब्रियम के बाद में देखने को मिलता है कि एएस जो है वो एडी से ज्यादा हो जाएगा. So at the level above the equilibrium, the planned aggregate demand is less than the aggregate supply. This implies that there is an excess availability of goods and services in an economy. This surplus in goods is added to the inventory stock of goods. The rise in the inventories above a desired level reduces the production, which leads to decrease in income and employment in the economy. This process continues till AD gets equal to AS. ठीक है, तो जब तक AD और AS इक्वल नहीं हो जाएगा तब तक ये चीज़ चलती रहेगी कि जो प्रोड्यूसर्स है वो अपना प्रोडक्शन रोक के रखेंगे या कम कर देंगे. ठीक है, अल्टीमेटली जब वो कम होगा तो एक ये जो पर्टिकुलर गैप है ये इतना हो जाएगा. ठीक है, और फिर जो है इकोनॉमी फिर से अपने जो पुराना वाला पेस है उस पर वर्क करने लगेगी. ठीक है, देन यू हैव द नेक्स्ट वन कि जब आपके जो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है वो ग्रेटर हो जाए, किससे, आपके प्लान्ड सेविंग से. प्लान्ड इन्वेस्टमेंट ग्रेटर हो गए प्लान सेविंग से, इसे हम इस वे से भी बोल सकते हैं कि प्लान सेविंग्स इज लेस देन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट. ठीक है, जो बात है वह सेम रहती है, तो अगर हम लोगों ने यहाँ पर ऐसा भी लिखा है तो उसमें भी कोई भी काइंड ऑफ की जो है गलती नहीं है. So when planned or ex-ante saving is less than planned investment, ठीक है. So suppose producers plan to invest rupees 20,000 crores but households plan to save 15,000 crores, then AD or consumption expenditure is more than AS. ठीक है, जो AD है वो कितना, वो क्या हो गया, वो आपका AS से ज़्यादा हो रहा है. ठीक है, So production will have to be increased to meet the excess demand. यहाँ पर हम बोलेंगे कि this would be less. ये थोड़ा सा जो है ना कभी कभी हो जाता है टाइपिंग मिस्टेक, दिस वुड बी लेस, कि जो आपकी एग्रीगेट डिमांड है वो कम रहेगी, किससे, आपके जो एग्रीगेट सप्लाई है. ठीक है, बिकॉज अच्छा सॉरी मोर आई एम सो सॉरी, ये कभी कभी हो जाता है स्टूडेंट्स, प्लीज बेयर विद दिस. जो एडी है दैट इज मोर देन एएस. क्यों, क्योंकि लोग कम सेव कर रहे हैं और ज़्यादा क्या कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं. जो सप्लायर्स हैं उन्होंने सोचा था कि 20,000 सेव करेंगे, लेकिन जो हाउस होल्ड्स है वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ 15,000 सेव कर रहे हैं. तो ये जो एक्सेस 5,000 है उसका क्या हो रहा है, उसका डिमांड किया जा रहा है. तो एडी जो है वो ज़्यादा है, किससे, एग्रीगेट सप्लाई से. तो अगर एडी एएस से ज़्यादा है तो अब ऐसे केस में जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज किया जाएगा. So production will have to be increased to meet the excess demand. Consequently, national income will increase, leading to rise in saving until saving becomes equal to investment. ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होगा, उसकी वजह से जो नेशनल इनकम है वो भी बढ़ेगी. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी लोगों की, और जब इनकम बढ़ती है तो हमें पता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, अगर कॉन्सिक्वेंटली बढ़ती है तो धीरे धीरे लोगों का जो हमारा जो कंजम्पशन वाला साइड है वो सेविंग वाला जो है वो उसको क्या कर लेता है, ओवरटेक कर लेता है. ठीक है, कि अब लोग सेव ज़्यादा करने लगे हैं. ठीक है,
So saving until the saving becomes equal to investment. It is here that equilibrium level of income is established because what the savers intend to save becomes equal to what the investors intend to invest. If planned savings and planned investments are equal, then output, income, employment and price level will be constant. ठीक है, तो आई गेस ये चीज क्लियर हो गई. इसका भी आप लोग डायग्राम बना सकते हो इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग करके. ठीक है, आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर. डिफाइन द फॉलोइंग: वैल्यू एडिशन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फ्लो वेरिएबल्स एंड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. डायरेक्ट आपको डेफिनेशंस देनी है कि वैल्यू एडिशन क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, फ्लो वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है. ठीक है, तो बस वो डेफिनेशंस हम लोग डायरेक्टली देख लेते हैं. यहाँ पर आई डोंट थिंक कि आप लोगों को कुछ भी ऐसे जो है डिटेल में जाकर एक्सप्लेन करने की जरूरत है, तो इसीलिए मैं जो इसके डायरेक्टली जो इसका आंसर है उस पर आ जाते हैं हम लोग. Value addition. So value addition refers to the produced within the domestic territory, goods produced within the डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ अकाउंटिंग ईयर. ठीक है, वैल्यू एडिशन हम क्या बोलेंगे, वो सारे गुड्स जो कि प्रोड्यूस हुए हैं डोमेस्टिक टेरिटरी में एक अकाउंटिंग ईयर में, वो हम टोटल वैल्यू एडिशन कह सकते हैं. ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रिफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. ठीक है, जीडीपी इज बेसिकली व्हाट डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है एक अकाउंटिंग ईयर में, वो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है. फ्लो वेरिएबल्स क्या हैं, तो फ्लो वेरिएबल्स आर दी मेजरेबल वेरिएबल्स दैट आर मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एग्जाम्पल नेशनल इनकम. ठीक है, फ्लो वेरिएबल्स बेसिकली वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि हम लोग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल हम लोगों ने दे दिया नेशनल इनकम. एंड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ऑपरेटिंग सरप्लस विच इज द सम अप ऑफ रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. ठीक है, बेसिकली प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप से जो टोटल इनकम रिसीव होती है वो आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप का पार्ट बनती है, जैसे कि हम लोग ऑपरेटिंग सरप्लस के नेम से भी जानते हैं. ठीक, आई गेस क्वेश्चन इज क्लियर. अब इसी का एक और वाला क्वेश्चन है, उसे देख लो. Given the following data, find the value of gross domestic capital formation and operating surplus. ठीक है, gross domestic capital formation and operating surplus find out करना है. क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है. You have national income, wages and salaries है, private final consumption expenditure, net indirect taxes, gross domestic capital formation तो आपको find out ही करना है. Depreciation, government final consumption expenditure, then you have mixed income of self-employed, operating surplus, net exports, rent and आपका जो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ठीक है, इसमें से ऑपरेटिंग सरप्लस भी आपको फाइंड आउट करना है. अब सबसे पहले हम लोग जो है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को फाइंड आउट करें. ये कौन से पर्टिकुलर मेथड में हमें देखने को मिलता है, तो ये हमें मिलेगा एक्सपेंडिचर मेथड का जो फॉर्मूला है उसमें. एक्सपेंडिचर मेथड में एग्रीगेट कौन सा मिलता है, जीडीपी एट एमपी मिलता है. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नेशनल इनकम को जीडीपी एट एमपी में कन्वर्ट करना है. कैसे करोगे जीडीपी एट एमपी में कन्वर्ट, देख लेते हैं. नेशनल इनकम क्या होती है, बेसिकली एनएनपी एट एफसी. ठीक है, अब इस ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करो तो माइनस जो है हमें डेप्रिसिएशन. अब ये उल्टा नहीं करना है, हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो नेट को हमें ग्रॉस में कन्वर्ट करवाना है, तो नेट में हम प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन को, तो वो बना आपका क्या, ग्रॉस. नेशनल को डोमेस्टिक में ले जाना है, तो अब आप क्या करोगे, माइनस करोगे इसमें एनएफआईए को. ठीक है, उसके बाद में ये आपका एफसी पर है, वो आपका एमपी पर है, तो फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, प्लस करेंगे एनआईटी इज इक्वल्स टू, ये आपका जीडीपी एट एमपी बन गया. इज इक्वल्स टू क्या होता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड प्लस नेट एक्सपोर्ट्स. ठीक है, अब आप लोग फिगर्स देख लो. सारे फिगर्स आप लोगों के पास में आई गेस यहाँ पर हमें मिल जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इसे छोड़कर, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को छोड़कर. तो हम सारे फिगर्स को लिख देते हैं, प्लस माइनस करना है, साइड चेंज करनी और जीडी जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है वो निकल जाएगा. ठीक है, नेशनल इनकम यू हैव 22,100 की. उसके बाद में यहाँ से प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लेंगे हम 7,200 का. नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें लेना है 700 की. देन वी नीड टू टेक डेप्रिसिएशन दैट इज 500. गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ जाएगा आपका 6,100 का.
उसके बाद में मिक्स्ड इनकम है, ऑपरेटिंग सरप्लस है, नेट एक्सपोर्ट से क्या लेंगे हम लोग, नेट एक्सपोर्ट्स लेंगे, दैट वुड बी 3400, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है आपके पास में -150, ठीक है। तो इन फिगर्स को आपको जो है इसमें पुट करना है, पूरा जो है उसकी कैलकुलेशन करनी है। यू विल गेट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जो पूरी हमारी कैलकुलेशन है वो कुछ ये आ गई। यहाँ पर जो है क्या किया है, डायरेक्टली GDCF को एक साइड पे रखकर बाकी सारे जो भी साइंस थे उन्हें चेंज कर कर ये हम लोग इस पर आ गए हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाट नेशनल इनकम माइनस PFCE प्लस GFCE प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, इसको डायरेक्टली हमने क्या लिया है, ब्रैकेट के अंदर लिया है, ठीक है। करना हमें इन सबको माइनस है इससे, तो इसलिए ब्रैकेट के अंदर ले लिया कि सबका सम जो है वो एक साथ में माइनस कर दिया जाएगा। फिर नेशनल इनकम में जब हम प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन तो विल गेट ग्रॉस, उसमें जब हम माइनस करेंगे NFI तो विल गेट डोमेस्टिक, और जब हम प्लस करेंगे NIT तो विल गेट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। सारे वैल्यूज को पुट किया, सारा कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करके मैं अभी आप लोगों को नहीं बता रही हूँ, ये चीज आप लोग खुद कर लीजिएगा। तो GDCF कितना आ जाएगा आपके पास में, ₹6,750 करोड़ का, ठीक है। आई गेस ये क्लियर है। अब आ जाओ ऑपरेटिंग सरप्लस की कैलकुलेशन पर। ऑपरेटिंग सरप्लस कौन से मेथड में मिलता है, इनकम मेथड में मिलता है। इनकम मेथड का फॉर्मूला इज व्हाट, NDP@FC, ऑलराइट। नेशनल इनकम गिवन है, दैट इज NNP@FC गिवन है। इसमें अगर हम लोग माइनस कर देंगे NFIA को तो आप लोगों के पास में क्या आ जाएगा, ये नेशनल डोमेस्टिक में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी कुछ हमें चेंजेस करने नहीं है। इज इक्वल्स टू क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। फिगर्स आप लोगों को डायरेक्टली गिवन है, ले लीजिए वहां से फिगर्स। NNP@FC दैट इज 22,100 का ये आ गया। वेजेस एंड सैलरीज जो कि आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का पार्ट होता है तो वो आ गया आपका 12,000। उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएंगे मिक्स्ड इनकम पर, ये आ गई आपकी 4800 की। ऑपरेटिंग सरप्लस तो हमें फाइंड आउट ही करना है। ये जो रेंट है इसे हम सेपरेटली नहीं लेंगे क्योंकि ये जो 1200 है ये जो वैल्यू हम निकालेंगे उसमें ऑलरेडी आने वाला है, ठीक है। तो रेंट का कोई काम नहीं है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम लोग ले लेंगे -150 का, ठीक है। ये 3-4 फिगर्स यहाँ पर लिखेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस की जो वैल्यू है वो निकल जाएगी, ठीक है। तो अब जो ऑपरेटिंग सरप्लस की कैलकुलेशन है वो भी आप लोग देख लीजिए। नेशनल इनकम माइनस वेजेस एंड सैलरीज माइनस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड एंड माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। ये सारे फिगर्स हमने लिख दिए, आंसर आ गया आप लोगों के पास में 5,450 करोड़ का, ठीक। आई गेस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। आई होप सो कि ये जो सारे हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे हैं 2019 के मैक्रो इकोनॉमिक्स के, सारे ही क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर आउट हो गए हैं। विद दिस हम लोग इस पर्टिकुलर पेपर के एंड पर आ जाते हैं एंड आई होप सो कि चीज़ें आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गई है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो उसके लिए सैम्पल पेपर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं चैनल पर, उन्हें देखो और वहाँ से जो है आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रिपेयर कर लो, ठीक है। आई होप सो ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब इस वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, दैट इज ये जो सारे वीडियो लेक्चर्स हैं ये आप लोग बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हो हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, वहाँ पर अगर आपको फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होती है वीडियोज़ को तो हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.magnetbrains.com आप लोग वहाँ से एक्सेस कर सकते हो, या फिर जो मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप है वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। ऑल्सो हमारा जो यूट्यूब चैनल है स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स, आप लोग उसे सब्सक्राइब करें, इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड प्लीज़ डू लाइक द वीडियोज़। थैंक यू।